जो हमारा टॉपिक आ गया दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब देखें इसमें ना सिंपल आपने याद रख लेना है, सिंपल मैं इसलिए बता देता हूँ कि आपके पास जो है वो बच्चा प्रेजेंट कर जाएगा, बच्चा पैदा हुआ होगा और पैदा होता ही वो बेचारा जो है उसको सांस लेने में मुश्किल हो रहा होगा, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो सांस ले रहा होगा। वो उसका ना स्किन पीली, सॉरी पीली नहीं नीली होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो जब सांस ले रहा होगा ना तो ऐसी आवाज आ रही होगी कि जैसे ना मतलब अब ये कहना बुरा होगा लेकिन उसके नाक से वो बहुत ज्यादा सांस ले रहा होगा और इस तरह की आवाज आ रही होगी जिस तरह कोई पिग सांस लेता है ना, तो उस वक्त जो आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो इस तरह की आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी और बड़ा आवाज आ रहा होगा, वो बड़ी तेज तेज बड़ी मुश्किल मुश्किल से जो है वो सांस ले रहा होगा। तो आपने समझ जाना है ये वाला जो बच्चा है ये मोस्ट प्रोबेबली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का है। बच्चा पैदा हुआ, अच्छा अब बात यह है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कौन से बच्चों के अंदर होगी। इसमें खास तौर पे आपने याद रख लेना है कि वो बच्चे जो कि प्री टर्म होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग पैदा होते हो तो आपका लिवर भी इतना ज्यादा मैच्योर नहीं होता, तो इस वजह से आपको जोंडस हो रहा था, फिजियोलॉजिकल जोंडस हो रहा था। तो इसी तरह जब आप लोग पैदा होते हो तो आप लोगों का जो लंग्स है ना वो मैच्योर होते हैं, लंग्स आपके मैच्योर होते हैं, लेकिन विद टाइम इनके अंदर जो एल्वियोलाई होते हैं, अगर मे भी आप लोगों ने जिन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है आपको पता होगा कि एल्वियोलाई क्या होते हैं, छोटे छोटे गुब्बारे हैं आपके लंग्स के अंदर जहां से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। यहाँ पे आप लोगों की ऑक्सीजन आती है और ये आप लोगों के ब्लड के अंदर चली जाती है, तो यहाँ से आप लोगों का गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। बाकी आपके लंग्स मैच्योर हो चुके होते हैं, लेकिन जब आपका पहला साल होता है ना बर्थ का, मतलब आप पैदा हुए और पहले साल के अंदर आपके ये वाला जो नंबर ऑफ एल्वियोलाई है वो विद टाइम इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो फिर हम मैच्योरेशन ऑफ लंग्स किसको कह रहे हैं? मैच्योरेशन ऑफ लंग्स हम उस चीज को कहते हैं, मैंने क्या कहा कि ये आपके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे हैं। आपको पता है गुब्बारे के अंदर अगर प्रॉपर हवा ना हो तो वो क्या हो जाता होता है, वो कोलैप्स कर जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह आप लोगों की जो एल्वियोलाई हैं इनको ओपन रखने के लिए अल्लाह पाक ने क्या रख दिया कि ये जनाब चाहे आप लोग सांस अंदर लो हो चाहे आप लोगों की सांस बाहर जाए, तो ये वाले जो गुब्बारे हैं, ये वाले जो आपके एल्वियोलाई हैं, ये प्रॉपर कोलैप्स ना करें। तो अल्लाह पाक ने इधर एक सब्सटेंस रख दिया, उस सब्सटेंस को हम कहते होते हैं सरफेक्टेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर आपने सरफेक्टेंट को याद रखना है। सरफेक्टेंट क्या है? ये आप लोगों का इस तरह का सब्सटेंस है जो कि एल्वियोलाई के अंदर पाया जाता है। एल्वियोलाई के अंदर इस वजह से पाया जाता है ताकि आपके जो एल्वियोलाइज हैं वो कोलैप्स ना करें, आपके जो एल्वियोलाइज हैं वो ओपन रहे। तो ये काम होता है सरफेक्टेंट का। तो जैसे ही आप लोग जो है वो तकरीबन 35 वीक ऑफ गेस्टेशन को पहुंचते हो, मींस कि आप लोगों ने मां के पेट के अंदर तकरीबन 35 वीक जब गुजार लिए होते हैं, तो उस वक्त आपका ये वाला जो सरफेक्टेंट है वो प्रॉपरली बन चुका होता है। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम कहेंगे कि हमारे जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। ठीक हो गया जी, ये हो रहा है नॉर्मली। लेकिन अगर क्या हो कि कोई बच्चा हो और उसको बाहर आने की जल्दी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम प्री टर्म इन्फेंट कह देंगे। वो बच्चा जो कि 37 वीक से पहले पैदा हो जाता है, इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम प्री टर्म इन्फेंट कहते होते हैं। तो वो वाला जो बच्चा होगा अब उसके अंदर सरफेक्टेंट बिल्कुल अच्छे से नहीं बना होता। इट मींस कि हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होते। अब मैंने ये आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि लेस देन 37 वीक्स, खास तौर पे वो बच्चे जो कि 22 से 25 हफ्ते वाले टाइम में दूसरा पैदा हो जाते हैं ना, ठीक है, तो इस उनके अंदर तो बहुत ज्यादा ही चांस होता है कि जनाब आपका ये वाला जो क्या कहते हैं उनके अंदर सरफेक्टेंट जो है वो कम बनाओ तकरीबन 28, या अगर फॉर एग्जांपल 28 तो 30 वीक्स में भी पैदा हो जाए तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा चांस होता है कि उसके अंदर जो सरफेक्टेंट है वो कम होगा। अब आपको पता चल गया कि अगर प्री टर्म इन्फेंट है तो उसके अंदर क्या होगा? सरफेक्टेंट जो है वो अभी प्रॉपर नहीं बना होगा। इट मींस कि आप लोगों का जो सरफेक्टेंट है वो डेफिशिएंट होगा। सरफेक्टेंट डेफिशिएंट होगा तो बताएं ये वाले जो आपके बैलून है, ये वाले जो छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं, ये ओपन रह सकेंगे? सर जी ओपन नहीं रह सकेंगे। तो ये क्या कर जाएंगे? ये कोलैप्स कर जाएंगे। तो जब आप लोगों के ये वाले जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे, अब बताएं यहां से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सकेगा? सर जी ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो सकेगा। अब जब आप लोगों का ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो सकेगा तो बताएं ये वाला जो पेशेंट है इसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो आप लोगों के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल का कम हो जाना, इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। तो वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर क्या डेवलप कर जाएगा? हाइपोक्सीमिया जो है वो डेवलप कर जाएगा। दूसरी बात ये कि आपके ये वाले जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। अब बताएं आप वो वाला जो बच्चा है उसकी ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि थ्रू एल्वियोलाई आपकी बॉडी से बाहर निकाली जा रही थी वो निकाली जा सकेगी? सर नहीं निकाली जा सकेगी, बिकॉज मेरे जो एल्वियोलाई हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। तो इट मींस कि आप लोगों के ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस बच्चे के ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने याद रख लेना है जब भी आप लोगों के ब्लड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है, जब भी आपके अंदर जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो उसका लेवल ज्यादा होता है, तो आपका जो कलर
है वो ब्लू होना स्टार्ट हो जाता है। इट मींस कि अब वो वाला जो पेशेंट है वो सियानोज होना स्टार्ट हो जाएगा, उस पेशेंट की जो है वो सियानोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है वो स्टार्ट हो जाती होती है। तो देखिए सारी चीजें लिंक कर रही हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही तो हाइपोक्सीमिया डेवलप कर रहा है। अब मैं इसको मजीद लिंक करता हूं, अब देखिए वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हुआ, हाइपोक्सीमिया डेवलप कर गया, उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम था। तो आपकी बॉडी का ये सेटअप है कि यार ऑक्सीजन कम हुई पड़ी है, तो मैं ब्रेन को मैसेज भेजता हूं कि जनाब ऑक्सीजन कम हुई पड़ी है, तो ब्रेन से मैसेज आता है लंग्स को कि यार तुम क्या करो, जल्दी से जल्दी सांस लो ताकि मेरी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो आपके लंग्स कहते हैं आपका हुक्म सर आंखों पे, तो लंग्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट हो जाते हैं। वो जब लंग्स जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट होंगे तो इसको इट मींस के वो वाला जो पेशेंट है उसकी नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो नॉर्मल जो बच्चा होता है उसकी जो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट होती हैं वो होती हैं 30 से 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। जबकि आपका जो एक एडल्ट पर्सन होता है वो जरा स्पून स्पून से सांस लेता है तो उसकी जो ब्रेथ्स होती हैं वो होती हैं 12 से 20। इट मींस कि आप लोग 1 मिनट के अंदर 12 से 20 दफा जो है वो सांस लेते हो, लेकिन एक बच्चा जो है वो 30 से 60 दफा सांस लेता है। लेकिन एक बच्चा जो कि पैदा हुआ था जिसके अंदर सर्फेक्टेंट का लेवल कम था, जिसके अंदर हाइपोक्सीमिया डेवलप कर गया था, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसका आपको जो रेस्पिरेटरी रेट है वो मोर देन 60 रेस्पिरेटरी रेट जो है वो आप लोगों को पर मिनट जो है वो मिल सकता होता है, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उसका वो वाला जो बच्चा है वो तेज तेज वो जोर जोर से सांस ले रहा है, तो जब वो जोर जोर से सांस लेगा तो उसके ये वाली जो रिब्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी रिब है तो इसके दरमियान में जो मसल्स होते हैं इनको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की रिब है, इसके दरमियान में जो मसल्स हैं इसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हैं। तो जब वो बंदा जोर जोर से सांस ले रहा है, वो बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा है, तो ये वाले जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ खींच जाते होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। तो आप लोगों को इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन जो है वो मिल सकती होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो बच्चा सांस ले रहा होगा तो जब सांस अंदर आएगा तो उस वक्त भी उसके नाक पूरा खुला हुआ होगा, इसको हम कहते होते हैं नेजल फ्लेयरिंग। तो आप लोगों को नेजल फ्लेयरिंग उसके अंदर मिल जाएगी। जब वो सांस बाहर निकालेगा तो उस वक्त भी आवाज प्रोड्यूस होगी, इसको हम कहते होते हैं एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग। जिस तरह एक मतलब पिग बाहर सांस निकालता है तो उस वक्त जो आवाज प्रोड्यूस हो रही होती है उस तरह की आवाज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। दूसरी बात ये, अब आप देखें कि वो बच्चा प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पा रहा, इट मींस के अब ये वाले तो एल्विलाई होते थे तो इनमें प्रॉपर एयर मूव करती थी, तो आपकी ये जो एयर मूव कर रही होती है इसको हम स्टेथोस्कोप रख के ऊपर से आवाज सुनते हैं, एयर की मूवमेंट की हम आवाज सुन रहे होते हैं। लेकिन आप बताएं ये वाला जो एल्विलाई जो कोलैप्स कर चुका है इसमें तो एयर मूव ही नहीं कर पा रही। जब आप लोगों की एयर मूव ही नहीं कर पा रही तो बताएं आप लोगों को कोई ब्रेथ साउंड मिलेगा नहीं, तो आप लोगों को कोई ब्रेथ साउंड भी नहीं मिल रहा होता। तो ये अगर सारी चीजें मिल रही हैं तो आपने समझ जाना ये वाला जो पेशेंट है इसके अंदर क्या डेवलप हो चुका है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो चुका है। लेकिन यहां से आपका अभी तक जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म नहीं हुआ। आपका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा, आपने कहना है कि जनाब एक्सरे करवा लो, यहां से आपका एमसीक्यूज आया हुआ है, वो आपको ये सारी हिस्ट्री देगा, पूछेगा कौन सा एग्जामिनेशन करवाओगे, कैसे अपना जो डायग्नोसिस है उसको कंफर्म करोगे, तो आप कहोगे कि हमने सिंपली एक्सरे करवा लेना है। अब एक्सरे में आप लोगों को सिंपल में समझाता हूं, एक्सरे इसने कहां बनाया है, अच्छा जी ये नीचे आगे बना दिया। जब आप लोग उस पेशेंट का एक्सरे देखोगे तो आप लोगों को एक प्रॉपर अपीयरेंस मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। अब ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस क्या है, सिंपली आप लोगों को उसके जो लंग्स है ना वो क्लाउडी मिल रहे होते हैं। नॉर्मली आप लोगों ने याद रख लेना है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के जो लंग्स होते हैं ना वो आप लोगों को एक्सरे के ऊपर ब्लैक अपीयर कर रहे होते हैं। ब्लैक क्यों अपीयर कर रहे हैं, बिकॉज मेरे जो लंग्स हैं इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे एल्वुलाई हैं और इन एल्वुलाई के अंदर क्या पड़ी हुई है, एयर, और एयर अंडर द एक्सरे आपको ब्लैक अपीयर करती होती है। तो इस वजह से आप लोगों को नॉर्मल पेशेंट के जो लंग्स हैं ऑन एक्सरे ब्लैक अपीयर कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाला जो पेशेंट है जिसके जो लंग एल्वुलाई हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं, अब बताएं इधर एयर होगी सर जी, एयर नहीं होगी, इट मींस कि अब ये ब्लैक नहीं अपीयर करेंगे। तो जब ये ब्लैक अपीयर नहीं करेंगे तो इट मींस कि अब आप लोगों को लंग्स का इस तरह डिफ्यूज्ड एरिया ऑफ व्हाइटनेस जो है वो मिल जाते होते हैं, डिफ्यूज्ड एरिया ऑफ ओपेसिटी मिल जाती होती है। तो इसको हम कह रहे होते हैं ग्राउंड ग्लास्ड अपीयरेंस, या आप लोगों को जो ग्राउंड ग्लास्ड अपीयरेंस मिल रही है, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पेशेंट है इसका ये लंग्स का ज्यादातर एरिया जो है वो इस तरह व्हाइट सा है, तो इसको हम ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस कह रहे होते हैं। तो आपसे ये एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि आपने क्या करवाना है, तो आपने एक्सरे करवाना है और एक्सरे के ऊपर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि एल्वुलाई कोलैप्स हुए पड़े हैं, एयर है नहीं, एयर है नहीं तो जाहिर सी बात है वो वाला जो एरिया है वो मुझे डार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक तो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रही होगी, दूसरा आप लोगों को एयर ब्रोंकोग्राम्स मिल रहे होंगे। अब एयर ब्रोंकोग्राम्स क्या होते हैं, ये आप लोगों के एयर फील्ड ब्रोंकाई होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ना कि ऊपर से आप लोगों का ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया से इस तरह करके ब्रोंकाई और आगे जो है वो ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो ये वाले जो आप लोगों के ब्रोंकाई हैं ये तो कोलैप्स नहीं ना किए हुए, तो
इधर आप लोगों को एयर जो है वो मिल रही होती है, तो इन एरियाज को ऑन एक्सरे हम क्या कह रहे होंगे, इनको हम कह रहे होते हैं एयर ब्रोंकोग्राम्स। तो आप लोगों को एयर फील्ड ब्रोंकाई मिल रहे होंगे और जिनको सराउंड किया हुआ होगा ये वाले कोलैप्स्ड एल्वियोलाई ने, ठीक है, तो ये वाला व्हाइट व्हाइट एरियाज होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर होगी तो ये ब्लैक अपीयर कर रहा है, और ये क्या है कि ये वाला एरिया व्हाइट अपीयर कर रहा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स कर चुके हैं। तो आप लोगों को ऑन एक्सरे बड़ी टिपिकल फाइंडिंग जो है वो मिल रही होती है। टिपिकल फाइंडिंग कौन सी मिल रही होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक आप लोगों को ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल रही होती है, वो क्यों, बिकॉज ऑफ कोलैप्स्ड एल्वियोलाई, ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को एयर ब्रोंकोग्राम्स मिल रहे हैं, वो क्यों, क्योंकि आप लोगों के जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, वो तो कोलैप्स नहीं किए हुए, तो उधर आप लोगों को एयर जो है वो मिल रही होती है। तो इसको हम एयर ब्रोंकोग्राम्स कहते हैं। बट आर एयर ब्रोंकोग्राम्स, दीज आर एयर फील्ड ब्रोंकाई व्हिच आर सराउंडेड बाय व्हाइट लंग टिश्यू, तो इसको हम एयर ब्रोंकोग्राम्स जो है वो कह रही होती हैं। बाकी वो कहता है कि लैक ऑफ फोकल ओपेसिटीज, फोकल ओपेसिटीज होता है कि फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का लंग है और बाकी सारा आप लोगों को ब्लैक मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक एरिया व्हाइट मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फोकल ओपेसिटी। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को डिफ्यूज व्हाइटनेस मिल रही होती है, तो इसको हम फोकल ओपेसिटी जो है वो नहीं कहेंगे। तो आपने इस चीज का रट्टा लगा लेना है। तो ये यहाँ से आपका जो डायग्नोसिस है वो सुकून से कंफर्म हो जाता होता है कि जनाब ये वाला जो पेशेंट है इसको क्या डेवलप किया हुआ है, इसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप किया हुआ है। अब आपको इसके रिस्क फैक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप कर रहा होता है। तो इसमें आपने एक तो याद रखना है कि अगर माँ को डायबिटीज होगा, देखिए अगर आप लोगों की जो, मतलब आप लोगों की नहीं, जो भी माँ है अगर उसको डायबिटीज है तो इट मींस के वो वाला जो डायबिटिक वाला पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो वो ग्लूकोज क्रॉस करके बच्चे के अंदर चला जाएगा, और बच्चे के अंदर क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपने याद रख लेना है कि अगर इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है तो वो आपके ये वाला जो सर्फेक्टेंट है उसको प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होने देता, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी। तो आपको पता है सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है तो लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, एल्वियोलाई जो है वो कोलैप्स कर जाते होते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आप लोगों के लंग्स का एल्वियोलाई का कोलैप्स कर जाना, इसको हम एटिलैक्टेसिस कहते होते हैं, ठीक है। तो जब आप लोगों के लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं ना तो इनको एक्सपैंड करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लंग्स इजीली एक्सपैंड हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि गुड कंप्लायंस। लेकिन अब आप इधर देख रहे हैं कि आप लोगों की जो लंग्स हैं वो इजीली दूसरा एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पुअर लंग कंप्लायंस कहते हैं। तो खैर इधर क्या हुआ, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, लंग कोलैप्स कर गए, तो इसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप कर जाता है। इट मींस के मोस्टली आपके पास जो है वो हिस्ट्री में आएगा कि उसकी मां जो है वो डायबिटिक है, या आपको हिस्ट्री में आ सकता है कि वो वाला जो बच्चा है वो मेल है। तो मेल जो होते हैं ना उनके जो लंग्स हैं वो जरा स्लोली दूसरा मैच्योर होते हैं, तो इस वजह से भी उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है डेवलप हो सकता है। और अगर क्या हो कि सेकंड बोर्न ऑफ ट्विन्स हो, मींस के पहले भी दो बच्चे ट्विन्स हुए थे अब भी ट्विन्स हैं, तो आपको पता है कि जब ट्विन्स होते हैं ना तो वो क्या है कि फॉर एग्जांपल इस तरह करके मां के पेट के अंदर दो बच्चे जो हैं वो इकट्ठे रह रहे हैं, ये एक बच्चा रह रहा है, ये एक इकट्ठा रह रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जरा जगह जो है वो कम होती है, वहां पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जरा कम होता है, तो इस वजह से भी वो वाली जो चीज है उसकी वजह से भी आप लोगों के जो लंग्स है ना वो प्रॉपर्ली बच्चे के मैच्योर नहीं हो सकते होते, तो उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के, डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो आप लोगों को ये वाली जो सारी चीजें हैं वो उन पेशेंट के अंदर मिल जाती होती हैं। एक चीज इधर आपने मजीद रिस्क फैक्टर ऐड करना है, दैट इज सी सेक्शन, कि अगर एक किसी कोई बच्चा जो है वो थ्रू सी सेक्शन प्रोड्यूस हुआ है मतलब पैदा हुआ है, तो उसके अंदर भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो बच्चा सी सेक्शन से प्रोड्यूस होता है और वो बच्चा जो कि नॉर्मल डिलीवरी से प्रोड्यूस होता है, तो इनमें फर्क क्या है, और इनमें क्या है कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा क्यों होते हैं। अब देखें जो बच्चा दूसरा फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों की वेजाइनल कैनाल बना देता हूं कि यहां से बच्चे ने ना निकलना है, तो आपको पता है इतने तंग रास्ते से जब निकलना है तो वो बच्चा अंडर स्ट्रेस होगा। तो जब भी बच्चा अंडर स्ट्रेस होता है तो उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते होते हैं कोर्टिसोल, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है। तो कोर्टिसोल क्या है, ये आपका एक स्टीरॉयड हार्मोन है। तो आपने याद रख लेना है, अपने दिमाग के अंदर घोल के डाल लेना है कि ये आप लोगों के जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो लंग्स को मैच्योर करने के अंदर, वो आप लोगों के दूसरा सर्फेक्टेंट को प्रोड्यूस करने के अंदर बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन अब देखिए ये बच्चा जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हुआ था, उसमें स्ट्रेस का सामना किया, उसके अंदर कार्टिसोल बना, तो इट मींस कि उसमें लंग्स जो है वो ज्यादा मैच्योर होंगे। लेकिन अगर एक बच्चा है और वो जो है वो जनाब थ्रू सी सेक्शन प्रोड्यूस हो गया, तो वो तो इस दूसरा तंग कैनाल से गुजरा नहीं, वो तो इजीली यहां से बाहर निकल आया, तो उसने किसी स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ा। इट मींस कि उसके अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं, ये वाला स्टीरॉयड नहीं बनेगा। इट मींस कि उसके लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होंगे, तो उसके अंदर भी रिस्क होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के डेवलप होने का। अब आप लोग ये ना कंसेप्ट बना लेना कि जो बच्चा भी सी सेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस
सिंड्रोम डेवलप कर जाएगी। नहीं, ये एक रिस्क फैक्टर है, मींस के हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, मे बी ना भी हो, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने मतलब ये ना हो कि आप लोग प्रॉपर अपना कंसेप्ट ही बना लें कि भाई जो बच्चा सी सेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होगा उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप कर जाएगा। अब यहां से ही हम इसकी ट्रीटमेंट बनाएंगे। हमने ट्रीटमेंट क्या करनी है, आपको पता है कि इट मींस आपका सिंपल कंसेप्ट बन चुका है कि जो आप लोगों के स्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करवाते होते हैं, वो आप लोगों के सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के जो लंग्स हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं, आप लोगों के जो एल्वुलाइज हैं वो लंग एल्वुलाई जो है वो कोलैप्स नहीं कर रहे होते। इट मींस कि मैं क्या दे दूंगा, वो मदर जिसके अंदर जो है वो प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क है, ठीक है। मींस कि अगर एक बच्चा है वो प्री टर्म पैदा हो जाता है, जल्दी पैदा हो जाता है, तो आपको पता है अगर बच्चा जो है वो जल्दी पैदा हो जाएगा तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट कम, तो इट मींस कि उसके अंदर कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, लंग के कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर एक माँ है और उसके अंदर प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, तो आप लोग क्या कर देते होते हो, उस माँ को जो है वो स्टीरॉइड्स स्टार्ट करवा देते हो। स्टीरॉइड्स दोगे उस मदर को तो ये जाएंगे स्टीरॉइड्स उस बच्चे के पास, और ये वाला जो बच्चा है वो क्या बना लेगा, वो अपना जो सर्फेक्टेंट है वो बना लेगा, जिसकी वजह से उसका लंग जो है वो मैच्योर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम उसकी माँ को स्टीरॉइड्स दे रहे होते हैं, और वो वाला जो बच्चा होता है वो जब पैदा हो जाता है तो उसको हम बाहर से, अब देखें वो बच्चा तो पैदा हो गया, तो अब उसके अंदर तो प्रॉपर्ली सर्फेक्टेंट बना नहीं हुआ, जब प्रॉपर्ली बना नहीं हुआ तो उसके क्या कर सकते हैं, ये वाले जो एल्वुलाई है वो कोलैप्स कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप लोग बाहर से सर्फेक्टेंट दोगे, जब बाहर से सर्फेक्टेंट दोगे ये वाले एल्वुलाई कोलैप्स नहीं करेंगे तो मामला ठीक रहेगा, तो आप लोग बाहर से जो सर्फेक्टेंट है वो भी दे सकते हो। अब दूसरी बात ये कि इस काम में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कि आप सांस थोड़ी देर के लिए भी नहीं लोगे तो मर जाओगे, तो इस वजह से आप लोग क्या कर रहे होते हो, आप लोग उस पेशेंट को जो है वो मैकेनिकली वेंटिलेट कर रहे होते हो, मींस के बाहर से जो है वो वेंटिलेट कर रहे होते हो, बाहर से जो है वो उसको ऑक्सीजन वगैरह बाहर से वो वाला जो पेशेंट है वो सांस ले रहा होता है। तो इस तरह करके हम जो है वो उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम वो वाला जो पेशेंट है उसको जनाब दूसरा बाहर से जो है वो वेंटिलेट कर रहे थे, हम उसको बाहर से सर्फेक्टेंट दे रहे थे, हम उसकी माँ को जो है वो स्टीरॉइड्स जो हैं वो दे रहे होते हैं। अब एक और आप लोगों का यहाँ से एमसीक्यू आता होता है, दैट इज लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो, ठीक है। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू आता होता है। लेकिन जब आप लोगों के जो लंग्स है ना वो बन रहे होते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के दो सब्सटेंसेस को चेक किया जाता है। माँ का जो आपको एमनियोटिक फ्लूइड का तो होप सो पता ही होगा, आपको पता है कि जब आप लोग माँ के पेट के अंदर थे तो आप लोग जो है वो एक फ्लूइड के अंदर तैर रहे थे, उस फ्लूइड को हम कहते होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, हम अगर चेक करना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा है और उसके लंग्स कितने ज्यादा मैच्योर हैं, तो हम क्या करते होते हैं, ये वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको ले लेते होते हैं, इसको हम कहते होते हैं एमनियोसेंटेसिस के। मैंने क्या किया, ये वाला जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको ले लिया, तो आप लोग इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर दो चीजों को चेक कर रहे होते हो, आप लोग जो है वो लेसिथिन को चेक कर रहे होते हो और साथ में स्फिंगोमाइलिन को चेक कर रहे होते हो, ठीक है। और देन आप लोग क्या करते हो, इन दोनों की रेशियो लेते हो, मींस के लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन की रेशियो लेते हो। तो नॉर्मली क्या है कि तकरीबन जो है वो 35 वीक्स तक ना ये मतलब इक्वली बन रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि आफ्टर 35th वीक ये आप लोगों का जो लेसिथिन है ना वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पता है अगर नोमिनेटर इंक्रीज हो तो आप लोगों का अगर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो कोई ज्यादा ही आएगा, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल आप लोगों का एल और एस जो है वो एक जितने थे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऊपर वाला भी 2 था नीचे वाला भी 2 था, तो अब ये दो दो के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक जवाब आ जाएगा। तो ये 35वें वीक तक इनकी जो रेशियो है ना वो नॉर्मल रहती है, मतलब सेम रहती होती है, ठीक है, एक रहती होती है। लेकिन क्या है कि जैसे ये बच्चा जो है वो 35th वीक को क्रॉस करता है तो आप लोगों का ये वाला जो लेसिथिन है वो इंक्रीज हो जाता है। इट मींस कि आप लोगों का नोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ऊपर क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल 4 हो सकता है, ठीक है। तो अब ऊपर 4 है, नीचे क्या है 2 है, तो 2 को 4 पे तकसीम करो, जवाब क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इट मींस कि इसके अंदर आप लोगों को जो एलएस रेशियो है वो क्या मिल सकती है, वो मोर देन 2 मिल सकती है। तो अगर आप लोगों को लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो मोर देन 2 मिल रही हो तो आपने समझ जाना है कि जी भाई लंग्स जो है वो प्रॉपर्ली मैच्योर हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको एमसीक्यू आता है कि आप लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो को देख के कैसे बता सकते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर इसकी रेशियो जो है वो आप लोगों को मोर देन 2 मिल रही है, इट मींस कि ये आपको सुजेस्ट कर रहा है कि आपके जो लंग्स हैं वो क्या हुए पड़े हैं, वो जनाब मैच्योर हुए पड़े हैं। अब बात ये है कि जनाब फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस में आपका बनवा दिया था हिस्ट्री और वो सारी चीजें। अब बात यह है कि हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी तो देखना है ना कि क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकती हैं वो बच्चा जिसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ पड़ा है। तो इस ये वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से पढ़े चलेंगे आगे 2-3 लेक्चर्स के अंदर। एक तो वो वाला जो बच्चा है ना उसके अंदर क्या हुआ पड़ा होता है, हाइपोक्सिया हुआ पड़ा था, हाइपोक्सीमिया हुआ पड़ा था, मींस के डिक्रीज्ड ऑक्सीजन था उसके ब्लड के अंदर। तो जब डिक्रीज्ड ऑक्सीजन होता है ना बच्चे के ब्लड के अंदर तो उसके अंदर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हो सकता है, ठीक है। ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कार्डियो वाले के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा क्या है कि वो वाला जो बच्चा है जिसको आप लोग बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हो। अब देखिए ये वाला जो बच्चा है ना इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करेंगी वो 2 वजह से डेवलप करेंगी, एक बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड और दूसरी
दूसरी ये है कि आप लोग जो बाहर से उसको वेंटिलेट कर रहे हो, बाहर से जो ऑक्सीजन दे रहे हो, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करेंगे। अब उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेंगी? एक होती है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि नॉर्मली जब आप लोग पैदा हो जाते हो तो आप लोगों के जो नंबर ऑफ एल्वुलाई हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्वुलाइजेशन। ठीक है कि आपके जो नंबर ऑफ एल्वुलाई हैं वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कि पैदा हुआ और उसको आपने बाहर से वेंटिलेट किया, बाहर से ऑक्सीजन दी, तो अब उसके जो नंबर ऑफ एल्वुलाई जो कि नॉर्मली पहले साल में इंक्रीज होने थे, अब वो प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं होते, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेजिया कह देते हैं कि मेरे जो अब नंबर ऑफ एल्वुलाई हैं, मेरा जो एल्वुलाइजेशन का प्रोसेस था वो अब प्रॉपर नहीं हो रहा था, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो वाला जो पेशेंट है उसको स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटीज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो काफी कॉमनली मिल जाती होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके नंबर ऑफ एल्वुलाई जो है वो इंक्रीज हो जाते होते हैं, तो देन वो वाला जो बच्चा है वो इवेंचुअली ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ये भी ऑक्सीजन की वजह से, जो आप लोग बाहर से वेंटिलेट कर रहे थे। दूसरा वो वाला जो बच्चा है उसके अंदर रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जो है वो डेवलप कर सकती होती है। अब रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जब आप लोग बाहर से ऑक्सीजन दोगे ना, तो वो वाला जो बच्चा है ना, अब देखिए वो बच्चा जो कि पैदा हो गया, रेटिना हम किसको कहते थे? आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो सबसे बैक दूसरा बैक के ऊपर लेयर होती है उसको हम क्या कह देते हैं? रेटिना कह रहे होते हैं। और ये वाला जो रेटिना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों की आंख बनाऊं तो ये आप लोगों का जो रेटिना होता है, ये जनाब आपका रेटिना आ गया। तो ये वाला जो रेटिना है इसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है और इसकी इसी की वजह से जो है वो आगे सारी इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब क्या है कि एक बच्चा प्री मैच्योरली पैदा हो गया, जब प्री मैच्योरली पैदा हो जाता है तो उसके अंदर उसका ये वाला जो रेटिना है ना, उसके अंदर अभी तक प्रॉपर्ली ब्लड वेसल्स जो है वो नहीं बनी होती, वो अभी जो है वो ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, ये प्री मैच्योरली जो बच्चा पैदा हुआ है, तो अब क्या होगा कि जब वो वाला बच्चा प्री मैच्योरली पैदा हुआ, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप किया और आपने उसको क्या दिया? बाहर से ऑक्सीजन दिया। तो जब आप लोग बाहर से ऑक्सीजन दोगे तो ये वाली जो वेसल्स प्री मैच्योरली बनी हुई थी, अभी प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई थी, ये क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। जब ये रप्चर हो जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों का रेटिना यहाँ से सेपरेट हो जाता होता है। ठीक है, तो जब आप लोगों का रेटिना पीछे से सेपरेट हो जाता होता है, इसको हम कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, जिसकी वजह से वो वाला जो बच्चा है वो क्या हो जाता होता है? वो ब्लाइंड हो जाता होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने तो जस्ट ऑक्सीजन दी थी, लेकिन उसकी वजह से वो क्या हो गया? वो वाला जो बच्चा है वो ब्लाइंड हो गया। तो आपका ये वाला जो इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू ऑक्सीजन कंटेंट है वो उस बच्चे को ब्लाइंड करवा सकता है। इसको हम कह रहे होते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है जो हम बाहर से जो है वो ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि आप लोग जब उसको बाहर से ऑक्सीजन दे रहे हो, इट मींस कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर इधर उसके लंग्स के अंदर जो है वो डाल रहे हो। जब आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो तो इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से भी जो है वो ट्रॉमा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बैरोट्रोमा कहते हैं कि बैरोट्रोमा हो सकता है फ्रॉम द जो बाहर से जो है वो प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि उसका जो ब्रेन है, उधर की जो वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो जाती है, रप्चर हो सकती है, बिकॉज वो वाली जो जब आप लोगों का ब्रेन की तरफ प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही होगी, वहां की जो वेसल्स हैं वो जरा फ्रेजाइल हो जाती हैं और वो भी रप्चर हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। इसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कहते होते हैं। तो ये सारी कंडीशन उसके अंदर डेवलप कर सकती है। दूसरी लास्ट वन आ जाती है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है कि जब आप लोगों की नेक्रोसिस हो जाए, आप लोगों की इंटेस्टाइन की, खासतौर पे आप लोगों का इलियम और कोलन की हो रही होती है, इसको भी मैं जीआईटी वाले पार्ट के अंदर पढ़ाऊंगा पीड्स के। ठीक है, तो अब वो वाला जो पेशेंट है उसके अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस भी डेवलप कर सकता है, बिकॉज ये वाला जो पेशेंट है इसके अंदर हाइपोक्सिया है, जीआईटी की तरफ प्रॉपर्ली ब्लड नहीं जा रहा। जब प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो वो वाला जो एरिया वो नेक्रोज हो सकता है। ठीक है, और नेक्रोज होगा तो वहां पे जाहिर सी बात है वो वाला एरिया मर जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, प्रॉपर मूव नहीं करेगा, तो वहां पे नेक्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डेवलप कर सकती होती है, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस कहते होते हैं। तो ऑल दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस, जिसको मैं वन बाय वन इंशाल्लाह आगे जो हमारे आने वाले टॉपिक्स हैं उनके अंदर मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है। बच्चा पैदा होगा और उसको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी, एक्सरे के ऊपर आप लोगों को जो है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिल जाएगी, आपने समझी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम समझ लेना है और जल्दी से आपने उस पेशेंट को जो है वो वेंटिलेट करना होता है और साथ में बाहर से जो है वो सर्फेक्टेंट देना होता है। ठीक है, तो इस तरह करके हम उसको इजीली ट्रीट कर रहे होते हैं।